लेक्चर 1 में हम जो कुछ पढ़े थे, मतलब कि तो पहले तो कंटेंट 7 चैप्टर हमको पढ़ने तो हम लोग जानते हैं। और कल हम लोग थोड़ा सा कैपिटल का टर्मिनोलॉजी समझे थे कि कैपिटल बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन पार्टनर्स जैसे ही आता तो क्या यूज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। बस यहीं तक था। और एक कल डेफिनेशन लिखे थे, और लेक्चर 1 में यानी लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि दैट डेफिनेशन विल बी डिस्कस्ड इन द लेक्चर 2। तो आज लेक्चर 2 है, और लेक्चर 2 में हम इस डेफिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेक्चर 2 से चलते हैं, यहीं पे हम L2 लिख देते हैं। L2 डेट क्या है आज का? 9। डेफिनेशन, यह डेफिनेशन जो दिया गया है ध्यान रखेंगे, सेक्शन 4, ये पहले याद रखिएगा। पार्टनरशिप का डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया गया है? और सेक्शन 4 में दिया गया है। MCQ नंबर 1, एक MCQ यहां बन गया। एक MCQ सवाल यहां पूछ सकता है कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 4। ये नहीं पूछेगा एक्ट कब आया, बट ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। पार्टनरशिप एक्ट 1932 मतलब कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले यानी ब्रिटिश इंडिया में ने ये लॉ बनाया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बहुत पुराना लॉ है। प्रैक्टिकली आज जो सरकार बहुत ज्यादा फील करती है, इसी कारण 2008 में, पहले हमें बताया तो इसका कहानी, 2008 उस समय कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी बेटा? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था और एक LLP कॉन्सेप्ट लाया था। नाम सुने हैं? LLP एक्ट 2008। LLP का फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। किसी चीज के आने का कारण होता है, हर चीज का एक कॉज होता है, उस कॉज के कारण ही कुछ चीज डेवलप किए जाते हैं, या जब कभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब हम उस प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? LLP एक्ट 2008 आया क्यों? क्योंकि पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, उस प्रॉब्लम के कारण कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, जिस कारण गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया होगा। तो पहले जानो समझो, डिटेल में हम बताते हैं आपको। प्रैक्टिकली ये सब प्रॉब्लम्स कॉज ये सब नहीं पूछेगा, बट जानना जरूरी है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको उसके इम्पैक्ट को भी समझना जरूरी है कि इसका ओरिजिनेशन क्या है, क्यों ओरिजिनेट हुआ। आपके मन में ये चीज जब रहेगा तो आप काफी आगे तक आप डेवलप कर सकते हो अपने स्टडी को, अपना नॉलेज लेवल आप बढ़ा सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। पढ़ाई में जितना ज्यादा घुसोगे, जितना रिसर्च करोगे, उतना ज्यादा आपका क्लैरिटी आएगा, उतना इजी होगा। और जब आगे के टफ एग्जाम जब दोगे तो वहां पर आसानी से उसको डील कर सकते हो। तो जो मेंस एग्जाम या कोई भी चीज बड़ा एग्जाम होता है उसमें डील करना होता है, उसमें अपना ओन नॉलेज, ओन स्किल चलता है। तो ये LLP एक्ट 2008 लाने का कारण क्या था? एज वी नो पार्टनरशिप एक्ट 1982, ठीक है ना। 11th में हमने बताया होगा कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं, थ्योरी में बताया होगा, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बताया था क्या? लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म मान लो कॉन्टिन्यूअस लॉस में चल रही है, लायबिलिटी आपका एक्सीड कर रहा है, बिजनेस का लायबिलिटी एक्सीड कर रहा है बिजनेस के एसेट से, तो उस केस में क्या होगा कि बिजनेस के सारे एसेट्स को बेचकर आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन लायबिलिटी तो आपका ज्यादा एक्सीड से आपके एसेट्स है, तो एसेट्स तो घट खत्म हो जाएगा, फिर भी लायबिलिटी आपका बना रहेगा। उस केस में हम जानते हैं कि पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा। अब सपोज करो कि पार्टनर अपने घर से लाया, अब मान लो कि 5 पार्टनर है, जिसमें 3 पार्टनर बहुत पैसे वाले हैं, 2 पार्टनर मीडियम क्लास से हैं। अब तीनों का जो प्रॉफिट रेशियो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग लाते हैं, लेकिन 2 पार्टनर की स्थिति खराब हो चुकी है, भैया उनको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने के बावजूद भी उनका शेयर का लॉस नहीं हो पाया, तो वो दोनों पार्टनर हो गया दिवालिया। क्या हो गया बेटा? इसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो रोड पे आ गया। दिवालिया का मतलब फाइनेंशियली आप रोड पर आ गए, अब किसी के सहारे से ही आपको जिंदगी जीना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 3 पार्टनर जो पैसे वाला था, तो क्रेडिटर क्या करेगा
कि जो दिवालिया हो गया उसके लॉस का शेयर जो दिवालिया नहीं हुआ है, जिसको सॉल्वेंट पार्टनर कहेंगे। सॉल्वेंट कौन हुआ? जो फाइनेंशियली साउंड है। इनसॉल्वेंट कौन हो गया? जो फाइनेंशियली अनसाउंड है। ठीक है ना? तो वो उस सॉल्वेंट पार्टनर का भुगतान कर देगा। तो एक प्रॉब्लम उसको भी होगी। अब अगर मान लो कि दिवालियापन का केस बढ़ रहा है तो फैमिली बर्बाद होगा कि नहीं होगा? जब कमाने वाला इंसान ही बर्बाद हो गया तो फैमिली भी बर्बाद हो सकता है। जब फैमिली बर्बाद या ऐसी स्थिति हो जाएगी तो कौन सा डिसीजन लिया जाएगा? गुड डिसीजन की बैड डिसीजन? बैड डिसीजन लिया जाएगा। बैड डिसीजन क्या? आत्महत्या कर लेते हैं, यही ना डिसीजन लिया जाएगा। या रोड पे कोई आ रहा है तो इससे सरकार को तो प्रॉब्लम है, बर्बाद हो रहे हैं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो सरकार की एक चिंता बढ़ गया कि भैया ये तो बड़ा गड़बड़ चीज है, अब क्या करना है, इसको रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए दो चीज लाएगा। एक कंपनी एक्ट 2013 में, कंपनी एक्ट 2013 में एक ओपीसी नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया। ओपीसी का पूरा क्या होता है? वन पर्सन कंपनी। कंपनी में जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब वन पर्सन कंपनियां वन मैन बिजनेस चला सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप जो फायदा था। दूसरा एलएलपी लाया गया, लिमिटेड। यहां वर्ड पहला पकड़िए, क्या लिखा हुआ? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे काम करेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको सब कुछ करवाना पड़ेगा, लेकिन हर पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या कर दिया जाएगा? तो सर एलएलपी और पार्टनरशिप एक्ट 90, जैसे एलएलपी एक्ट 2008 और पार्टनरशिप एक्ट 90 क्या दोनों चल रहा है? हाँ, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं लेकिन आपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, रिस्क को कम, आप दिवालियापन से बचना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग का लायबिलिटी लिमिटेड हो, तो आप एलएलपी एक्ट 2008 के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपने कंपनी का और बिजनेस का ऑडिट करवाइए, कॉर्पोरेट सेक्टर से आप काम करिए, सब कुछ प्रॉपर ढंग से होगा। लेकिन आप अनसिस्टमैटिक पार्टनरशिप म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप बिजनेस करना चाहते हैं कि नहीं देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तो उसमें आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार चल रहे हैं, जिसे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर लायबिलिटी आपका क्या होगा? अनलिमिटेड। यहां पर बिजनेस कर रहे हैं तो लायबिलिटी क्या हो गया? लिमिटेड। तो सरकार ने क्या दिया? ऑप्शन दे दिया कि देखिए अगर ऐसा होगा तो आप यहां दे। सरकार ये नहीं कि कंपल्सरी सबको एलएलपी में जाना पड़ेगा, सरकार अभी ऐसा नियम नहीं लाई, सरकार इसको खत्म नहीं किया, सरकार दोनों को चला रही है। जैसे कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है ना, कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, इससे पहले 1956 हुआ करता था, तो सरकार 1956 को खत्म कर दी। 2013 लाई, कंपनी 2013 भी कांग्रेस के समय में ही आया था। किस समय आया था? कांग्रेस के समय में। तो ये सब जानना जरूरी है। तो एलएलपी लाने का कारण क्या था कि जो इंसॉल्वेंसी का केस बढ़ रहा था उसको क्या कर दे? कम कर दे। जो सुसाइड का केस बढ़ रहा था उसको क्या करे? कम करे। तो सरकार के लिए एक अच्छा डिसीजन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में सवाल है कि सर हम लोग अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो एलएलपी का अकाउंटिंग सीखेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम लोग इसका सीखेंगे? ठीक है, अब समझिए। तो सेक्शन 4 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन क्या दिया गया समझिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अब यहां वर्ड देखिएगा, रिलेशन। अब इस रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा? दो प्रकार का। एक होता है सोशल रिलेशन, जानते हैं? एक होता है लीगल रिलेशन। बताइए पार्टनरशिप में जो बिजनेस में जो पार्टनर्स है उनके बीच का रिलेशन क्या होगा? लीगल या सोशल? लीगल होगा। सोशल रिलेशन में कोई ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल राइट्स नहीं बनता है। सोशल ऑब्लिगेशन हुआ सामाजिक रिलेशन, जैसे हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, है ना, ब्रदर सिस्टर, ये सब क्या है? सोशल रिलेशन है। दोस्ती, ये सब क्या है? सोशल रिलेशन में आएगा। तो सोशल रिलेशन में कोई भी नो फाइनेंशियल obligations and financial rights created। इसमें कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल राइट्स क्रिएटेड नहीं होता है। एग्जाम्पल, रिलेशन बिटवीन स्पाउस। स्पाउस समझते हैं?
स्पाउस जानते हैं, पति पत्नी को बोलते हैं तो ये सोशल रिलेशन हो गया। लीगल रिलेशन, जो रिलेशन इन्फोर्सबल बाय लॉ है, यहां कुछ गड़बड़ करिएगा तो केस कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल राइट्स क्रिएट होगा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन स्लैश राइट्स आर क्रिएटेड। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स होंगे तो रिलेशन अमंग द पार्टनर्स क्या होगा, लीगल होगा। तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या, लीगल रिलेशन अमंग द पर्सन, अमंग द पर्सन, पर्सन इन द सेंस आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। यानी दो फर्म मिलकर भी पार्टनरशिप बिजनेस कर सकती है, दो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी पार्टनरशिप बिजनेस कर सकती है, दो पार्टनरशिप फर्म भी एक पार्टनरशिप बिजनेस को अलग से कर सकती है, दो नेचुरल पर्सन भी पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। तो यहां पर पर्सन का मतलब आर्टिफिशियल या हो गया या नेचुरल हो गया। हु आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। एग्रीड, एग्रीड का मतलब कि बिजनेस में जब हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक सोशल एग्रीमेंट होता है और एक लीगल एग्रीमेंट होता है। तो यहां पर कौन सा एग्रीमेंट काम करेगा, लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट मतलब कि जैसे आपके पिताजी ने प्रॉमिस किया बेटा 12th में न टॉप करेगा तब तुमको हम मोबाइल फोन खरीद देंगे। 12th में आप टॉप कर जाते हैं और पापा को सर्टिफिकेट दिखाते, पापा देखिए मोबाइल फोन कहाँ है। पापा बोलते रे बेटा हम तो ऐसे ही बोले थे, अब तुम सीए में टॉप करेगा तब खरीद देंगे। तो आपका मुंह लटक जाता है। बगल के थाने में जाते हैं, आप बोलते हैं कि पापा का बात हम रिकॉर्ड किए थे, पापा हमको ये बात बोले थे कि तुम टॉप करेगा 12th में तो हम फोन खरीद देंगे, नहीं खरीदे एफआईआर रजिस्टर्ड करना है। पुलिस वाला बोलेगा बेटा तुम्हारे पापा हैं। ये सोशल रिलेशन में आता है, यहाँ पर कोई केस नहीं बनता है, समझ गए। तो वहां पापा के बीच में जो आपका रिलेशन जो था, पापा के बीच में जो आपका एग्रीमेंट था, पहले तो जो फादर एंड सन का रिलेशन क्या हुआ, सोशल रिलेशन, और फादर सन के बीच जो प्रॉमिस किया गया था ये सोशल एग्रीमेंट था। पापा ऑफर किए बेटा तू टॉप कर जाएगा ना, हाँ पापा तो हम फोन देंगे, तो ये एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया, बट दैट एग्रीमेंट वाज सोशल एग्रीमेंट एंड सोशल एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सबल बाय लॉ। लॉ कानून इसकी मान्यता ही नहीं देती है। अब दूसरा बात कि मान लीजिए कि मेरा बर्थडे है और मैं अपना बर्थडे किसी बड़े से रिसोर्ट में मनाने वाला हूं, उसमें अपने सभी फेवरेट बच्चों को, तो यहाँ एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। ओनली दोज एग्रीमेंट which are enforceable by law is applicable in पार्टनरशिप बिजनेस। अब यहां लिखा हुआ एग्रीड। अब यहां एग्रीमेंट जो होगा, ठीक है, एग्रीमेंट तो आप बता दिए सर कि एग्रीमेंट होगा जो लीगल होना चाहिए, जो इन्फोर्सबल बाय लॉ होना चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट किस चीज का होगा, एग्रीमेंट होगा प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, उसके लिए हम रेशियो बनाएंगे ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कैसे बांटना है। जैसे मान लो कि ए है, बी है और सी है, तीन मिलकर बिजनेस करता है, तो तीनों क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्टनर। तो पार्टनर तो मान लो ये 2 लाख लगाया, ये 3 लाख लगाया, ये 1,50,000 लगाया, टोटल कितना हो गया
6,50,000। अब 6,50 हुआ तो तीनों बोले ना भैया प्रॉफिट कैसे बांटना है, तीनों हो सकता है कि इक्वली बोल दे कि हम लोग इक्वली बांटेंगे। तो अगर इक्वली बांटेगा तीनों का पीएसआर क्या होगा 1:1:1। ध्यान समझिएगा, तीनों पार्टनर है तो इक्वली क्या इक्वल कैपिटल अलग और पीएसआर अलग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब जिसका कैपिटल कम है, जैसे मान लो सी का काम है तो सी का हो सकता है इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होगा, सी का मार्केटिंग लेवल ज्यादा होगा, सी थोड़ा सा टैलेंटेड स्किल्ड होगा, तो बोलेगा भैया हमको स्किल्ड का भी तो काम करना है भैया, हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हमको पैसा लगाओ, ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है, कुछ भी और कारण हो सकते हैं, या अपना जगह जमीन दे रहा होगा काम करने के लिए। तो यहाँ पर पीएसआर 3 पार्टनर तो तीनों 1:1, अगर 4 होता तो 4 बार 1:1 लिखते हैं, तो ऐसे ये क्या होगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 और 1/3। तो ये पीएसआर कहलाएगा, यानी एग्रीमेंट हमने किया कि प्रॉफिट हम इक्वली बांटेंगे, ठीक है ना। कुछ और प्रॉफिट हो सकता है, ये भी हो सकता है 2:3:5। हम जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं एग्जांपल, 2:3:5 यानी ये रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ 2 3 कितना होगा 5 5 5 10, यानी टोटल 10 हिस्सा बना। टोटल कितना हुआ 10 में 2 हिस्सा किसको मिलेगा, ए को, बी को कितना 3 हिस्सा और सी को कितना 5 हिस्सा। 2 3 5 यानी सबसे अधिक किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो सकता है 5:2:3, कुछ भी हो सकता है। तो दीज आर द एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, यानी पीएसआर, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग। अब यहाँ एग्रीमेंट टू शेयर द, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वर्ड, प्रॉफिट लिखा हुआ है। बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट होता है कि लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ डेफिनेशन सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें लॉस लिखना क्या भूल गया कि नहीं लिखा, कि लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा, प्रॉफिट ही लिखकर छोड़ क्यों दिया, लॉस को पता नहीं, लॉस पता नहीं था, प्रॉफिट पता है कि हो जाएगा, कोई बता सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग जो काम करते हैं यानी कोई भी चीज, तो हम अपने माइंड में पॉजिटिव वाइब रख के चलते हैं कि नेगेटिव वाइब रख के चलते हैं। प्रॉफिट पॉजिटिव है, लॉस नेगेटिव वाइब है। आप पढ़ाई करते हैं ना, आप में से कोई बच्चे सीए की तैयारी करोगे, सीए फाइनल का एग्जाम दोगे, सीए फाउंडेशन का, तो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे, एग्जाम देने जाओगे, तो पर्पस क्या रहेगा आपका, क्लियर करना। ये पर्पस तो नहीं रहेगा कि आज हम फेल होके बताएंगे, नहीं ना। यूपीएससी का कोई एग्जाम में बैठता है, अभी जानते हैं कि 2-4 लाख कैंडिडेट बैठता है, तो उसका पॉइंट में रिजल्ट आता है ना। तो 99% जो फेल होता है, वो 99% का भी पर्पस क्या रहता है, पास करना बेटा। तो ध्यान रखेंगे, हम अपने पॉजिटिव वाइब से चलते हैं। दैट्स व्हाई एग्रीमेंट जो डेफिनेशन जो दिया गया, एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस, बट बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो लॉस हो सकता है, तो जो एग्रीमेंट प्रॉफिट के लिए हमने कर रखा है, मान लो मेरा ये प्रॉफिट का रेशियो है, तो हम लॉस भी इसी रेशियो में हम सहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लॉस नहीं होने का कारण समझिए कि लॉस क्यों नहीं है, तो क्योंकि हम जब डेफिनेशन या कोई चीज करते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट से चलते हैं, दैट्स व्हाई लॉस नहीं लिखा गया। प्रॉफिट इन द बिजनेस, ये लाइन देखिए, कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड मतलब कि बिजनेस को रन करना, कैरी ऑन करना, चलाना, ऑन बाय सबके द्वारा चलाना, कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल। इसका मतलब हुआ कि जितने भी बिजनेस से पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, एक्टिवली बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिव पार्टनर। जैसे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, तीनों बिजनेस को कैरिड ऑन कर रहे हैं बाय ऑल। तो ये जो तीनों पार्टनर जितने बिजनेस को एक्टिवली बिजनेस को रन करते हैं, दीज ऑल कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। जो पार्टनर बिजनेस में एक्टिव होगा, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट उन्हीं को सैलरी मिलेगा। सैलरी किसको मिलता है, सैलरी उसको मिलता है जो काम करता है। सैलरी किसको मिलेगा, जो काम करेगा, और जो काम नहीं करेगा उसको सैलरी मिलेगा, नहीं मिलता है। आगे देखिए,
और मतलब या, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ? हम तुम्हारे लिए हम काम कर रहे हैं, यानी सबके बिहाफ में काम कर रहे हैं, यानी एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल हो सकता है। जैसे मान लो ए है, बी है और सी है, ए बी सी, ए मान लो सीए है, ये एमबीए है, ये डॉक्टर है, तीनों फॉर्म चलाता है। अब डॉक्टर बोलता है भाई हमको अपना सर्जरी करना है, काम करना है, फिजिशियन हम लोग क्लिनिक चलाएंगे। ये बोलता है कि हम एक्टिव नहीं रहेंगे, एक्टिवली नॉट एंगेज इन द बिजनेस, नॉट एक्टिवली एंगेज इन बिजनेस, मतलब वो बिजनेस में एक्टिवली एंगेज है। सीए बोलता है कि हम भी नहीं रहेंगे। नहीं डूबेगा ना। एमबी बोलेगा भाई देखो किसी भी फॉर्म में ना सभी पार्टनर स्लीपिंग नहीं हो सकते, मतलब कि अब एमबी बोलेगा हम एक्टिव नहीं रहेंगे तब बिजनेस खत्म। अब घर में जैसे घर का गेट खोल के सब सोने लगेगा तो गेट चोरी हो जाएगा ना। ये देखते हैं कभी कोई जैसे चौकीदार सब होता है तो ये वो जागते रहता है। अब ये बोलता है कि ठीक है, बी क्या करता है? एक्टिंग करता है फॉर ए एंड सी, तो बी इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर, B is called, C is called स्लीपिंग का मतलब क्या हुआ? स्लीपिंग मतलब जो डॉर्मेंट है, मतलब जो एक्टिव नहीं है। एक्टिव मतलब नहीं कि बीमार है या हाथ पैर टूट गया तो स्लीपिंग है, हो सकता है कहीं अपना दूसरा काम में लगा हुआ स्लीपिंग। और ए भी क्या कहलाएगा? तो स्लीपिंग पार्टनर का एक और नाम है, क्या नाम है? डॉर्मेंट पार्टनर। Those partner who are actively engaged in the business is called active partner. Those partner who are not actively in the business is called dormant or sleeping partner. Who is entitled to salary? बताइए यहाँ पे। Only B gets salary, but B only gets salary when there is agreement. बिना एग्रीमेंट का भी बिजनेस हम चला सकते हैं, ओरल बिजनेस चलता है। अगर बिना एग्रीमेंट का या रिटन एग्रीमेंट नहीं है तब बी को भी सैलरी नहीं मिलेगा। सैलरी ये सब हम डिस्कस करेंगे। बी को सैलरी उसी कैसे मिलेगा जब ऑन पेपर रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ बी एक्टिव है तो सैलरी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? डेफिनेशन समझ में आया? अब समझिए ध्यान से। पार्टनरशिप इज द रिलेशन अमंग द पर्सन हु आर agreed to share the profit in the business carried on by all or any of them acting for all। इसको तोड़ के पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। Partnership is the relation। Partnership is the relation among the, आप fill in the blanks करेंगे, among the person who are agreed to share the in the business carried on by or any of them acting for all। Partnership is the relation among the person who are shared in the business carried on by all or any of them acting for all। कोई दिक्कत नहीं है। You have 60 seconds to read this definition, then after I will ask you। सर एक मिनट पुलिस चांस दीजिए पड़ेगा सांस अल्लाह लग रहा मच्छी हो जाए। मंडी में आते हैं।
Profits in the business active for all. पूछे एक मिनट सर Is the relation acting for चलिए तो सबसे पहले हम पूछते हैं पीयूष स्टैंड अप बोल बेटा Partnership relation among the person who are agreed to share profit in the business carried on by all or any of them acting for all. वेरी गुड बैठ जाइए फिर पूछेंगे बाद में अभी तो भूल जाइएगा जरूर ये तो होता है ना पहले तो याद नहीं करो याद होता है कुछ बात बोल Partnership is the relation between the person who are agreed to share the profit in a business, acting Carried on. who carry all the कैरियर ऑन बाय carried on by all of any of them for acting. एक्टिंग करो गुड चलिए थोड़ा सा कमी है पढ़िए धीरे पढ़िएगा सही है Partnership is the relation among the person who are agreed to share the profit in the business agreed by all. Carried on by all. Carried by all or any of them acting for all. आर्यन Partnership is the बड़े हो जा बेटा तो इज्जत दे दे देखिए बोल रहा Partnership is the relation between any person to share the profit whereby बैठ act पढ़ो बेटा बोलो Partnership is a relation among the person who shares. सीधा करो ये सीधा करो हाँ Partnership is a relation among the person who share the profits on the business who get it by all and all of them. फिर से पढ़िए बैठिए गड़बड़ हो गया आयशा Partnership is the Copy बन रही है, ठीक है। relation among the person in the business who बैठिए पढ़िए आस्था partnership is the relation among बैठिए पढ़िए Partnership is the relation among persons who agreed to share the profit in the business carried on by all or any of them acting for वेरी all. गुड सही बात Partnership is the relations among the people who are agreed People to में share person. who are shared profits in the business carried on by all or any of them acting for all. पीपल की जगह पर्सन यूज करेंगे पीपल नहीं बस क्या कि पीपल अलग होता है पर्सन अलग होता है बैठ जाइए पूजा Partnership is the relation among the persons who are agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all. बाप Partnership is the relation among the person who agreed to share the profit in the business carried on by all or any of them acting for all. गुड बताओ आर्यन खड़े रहो बोलो तुम गलत बोले इसलिए पूछ रहे हैं Partnership the relation among the person to share the profit गड़बड़ सब कर दे acting for बैठिए बैठिए बेटा बैठिए मोबाइल फोन आपका कहाँ है मोबाइल फोन रखा हुआ कहाँ रखा हुआ है बैग में रखिए फोन बैग में रख लीजिए आप ही रख लीजिए सैयद बाबू Partnership is the relation among the person who are agreed to share the profit in the business carried on by or any of them acting on. ये हम कल फिर से पूछेंगे ठीक है अब ये सब पॉइंट समझ के रिलेशन में जान गए
एग्रीमेंट समझ गए, प्रॉफिट शेयरिंग से समझ गए, कैरिड ऑन बाय ऑल में जो पार्टनर एक्टिवली इंगेज है उसको क्या बोलेंगे, जो एक्टिव इंगेज नहीं है, सैलरी किसको पार्टनर को मिलने का राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए, लिखे नहीं ना होंगे कुछ, लिखिए। नहीं वो आदत नहीं रहेगा, ठीक है, लिखने का आदत बनाइए। जहाँ भेजने की बात हो ना भेज दिया करेंगे, अभी समय काफी है, डिटेल चल रहा है इसका।